हो चक्कर में कोई नहीं है टक्कर में भाई। आरआरबी एनटीपीसी पास करना है तो ये बात अपना जहन में बैठा लीजिए। किसी को टक्कर में आने नहीं देना है और किसी को चक्कर में पड़ने नहीं देना है, ठीक है। तो आ गया है सेशन आरआरबी एनटीपीसी 2025 के लिए जीएस का जो है प्रैक्टिस सेट, जो कि है पीवाईक्यू बेस्ड। और पीवाईक्यू बेस्ड क्यों है और इसमें खास बात क्या है, ये आपको जानकारी मिलेगा जब आप पूरा फुल देखिएगा, तो कि क्या मटेरियल है इसमें और इससे क्या प्रॉफिट हो रहा है। तो एक बार विश्वास जताइए और अंदर जाके देखिए कि इसमें है क्या। ये सेशन नंबर 8 चल रहा है। अगर आप 1 से 7 तक भी देखना चाहते हैं तो 1 से 7 तक भी देखिए, और 1 से 7 तक का सीरीज बाय 1 2 3 4 5 करके 7 तक टोटल लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप जाइए और देखिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपके भूलना नहीं है, क्या नहीं भूलना है भाई आपको, तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। तो चलिए इसी के साथ सेशन को शुरू करते हैं। और एक बार और बता देते हैं, किसी को अपने टक्कर में आने देना नहीं है। और वो डायलॉग फिर से बोलिए, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। देखिए, पढ़ने के लिए तो बहुत सारा चीज़ है, लेकिन मेरा सेशन में क्या मिलेगा, मेरा सेशन में मिलेगा पीवाईक्यू बेस। इसलिए रखा है मैंने, इसमें मिलेगा कि आपका जो पीवाईक्यू जो पूछा है, एक मिनट में पेन को थोड़ा पतला कर लेता हूँ। ये पीवाईक्यू जो भी पूछा है, ठीक है, क्या पूछा है, तो पीवाईक्यू जो भी पीवाईक्यू पहले से पूछा है उसको तो हम लोग डिस्कस कर ही रहे हैं, ठीक है, उसको डिस्कस कर रहे हैं। साथ में और क्या डिस्कस कर रहे हैं कि उसमें 4 ऑप्शन होता है, एक ऑप्शन आपका करेक्ट होता है, और जो प्रश्न पूछा है उससे रिलेटेड और क्या प्रश्न बन सकता है वो तो हम लोग देखते ही हैं। साथ में ये भी देखते हैं कि ये और जो ऑप्शन है उसमें से और किस तरह का प्रश्न बन सकता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है आपका, फर्स्ट प्रश्न आज का, कि द फर्स्ट नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया इज सेड टू हैव होस्टेड एट इन 1906। कह रहा है कि कहा जाता है कि 1906 में भारत का प्रथम राष्ट्रीय ध्वज कहाँ पे फहराया गया था, ठीक है। तो आपका ऑप्शन है पटना, नई दिल्ली, कोलकाता, अहमदाबाद। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो सबसे पहले कहाँ फहराया गया था, तो सबसे पहले कोलकाता में फहराया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज 7 अगस्त 1906 में कोलकाता के पारसी बागान चौक ग्रीन पार्क में फहराया गया था। देखिए, यहाँ पे प्रश्न आपको पूछा कि 1906 में प्रथम राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया गया था, तो आप बोल दिए कलकत्ता, ठीक है। क्या इतना पढ़ लेने से हो जाएगा, नहीं होगा इतना पढ़ लेने से, क्योंकि ये क्वेश्चन फिर से नहीं पूछेगा, पूछेगा तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। क्या पूछ सकता है, अच्छा 1906 आपको यहाँ मेंशन कर दिया, डेट भी पूछ सकता है कि कौन सा डेट में करेगा, सो तो 7 अगस्त 1906 को हुआ था, ठीक है। और ये भी कलकत्ता तो पूछ दिया, ऑप्शन में ये भी दे सकता है, पारसी बागान चौक, ग्रीन पार्क, ये सब भी ऑप्शन में दे सकता है, इसलिए मैंने इसको साथ में रखा है। और क्या क्या हो सकता है इससे रिलेटेड, तो इस ध्वज में लाल, पीला एवं हरे रंग के, कौन सी, तो लाल रंग, पीला रंग और हरे रंग की 3 क्षैतिज पट्टियाँ शामिल थे, ठीक है। कितनी, तो 3, लाल, पीला एवं हरे रंग की। अच्छा, एक चीज़ और, 22 अगस्त 1907 में, ये इसी से रिलेटेड हो जाता है, 22 अगस्त 1907 में मैडम भीकाजी कामा द्वारा जर्मनी में, कहाँ पे, जर्मनी में भारतीय ध्वज फहराया गया, जो विदेशी भूमि में फहराया जाने वाला पहला भारतीय ध्वज था, ठीक है। आप सोच के देखिए, ये प्रश्न तो बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है कि विदेशी भूमि में फहराया जाने वाला पहला भारतीय ध्वज कब फहराया गया था, या किनके द्वारा फहराया गया था, या कहाँ फहराया गया था। तो 3 क्वेश्चन तो यही बन जाता है। तो कब फहराया गया था, तो 22 अगस्त 1907 ईस्वी को, किनके द्वारा, तो मैडम भीकाजी कामा के द्वारा, और कहाँ पे फहराया गया था, तो जर्मनी में फहराया गया था, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 72, व्हेन डीड द आरटीआई एक्ट कम इनटू इफेक्ट। कह रहा है कि आरटीआई अधिनियम कब प्रभावी हुआ था, ठीक है। राइट टू इन्फॉर्मेशन, आरटीआई का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, राइट टू इन्फॉर्मेशन। कब हुआ था, तो सितंबर 2005 हुआ था, या दिसंबर 2005 में, या नवंबर 2006 में, या अक्टूबर 2005 में। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि सूचना का अधिकार आखिर है क्या। सूचना का अधिकार मीन्स राइट टू इन्फॉर्मेशन, आरटीआई, आप लोग इसके बारे में सुने होंगे, लेकिन आज जान लीजिए कि ये होता क्या है। इसका अर्थ है कि कोई भी भारतीय नागरिक राज्य या केंद्र सरकार के कार्यालयों और विभागों से किसी भी जानकारी जिसे सार्वजनिक सूचना माना जाता है
को प्राप्त करने का अनुरोध कर सकता है। ठीक है, कहीं से भी कोई भी भारतीय नागरिक राज्य का हो या केंद्र सरकार के कार्यालय हो और विभागों से किसी भी जानकारी जिसे सार्वजनिक सूचना माना जाता है को प्राप्त करने का अनुरोध कर सकता है। ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन है जो आपसे रिलेटेड है और उसको सार्वजनिक नहीं किया गया है तो आप इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इससे क्या होता है कि इससे पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ती है। पारदर्शिता मतलब हो गया कि क्लियर दिखना, सब चीज़ क्लियर दिख रहा है। पारदर्शिता मतलब क्या हो रहा है, ये जो भी वर्क कर रही है गवर्नमेंट, वो पारदर्शिता मतलब सबके सामने किया जा रहा है, मतलब खुलासा किया जा रहा है कि आज ये करेंगे, इसके लिए ये किया गया, तो ये हो गया आपका पारदर्शिता। ठीक है, और जवाबदेही मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है। ठीक है, क्या बढ़ती है? जवाबदेही मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये उनकी जवाबदेही हो गई। और क्या होता है इससे कि भ्रष्टाचार कम होता है। जब सब पब्लिक को भी स्पष्ट पता चल रहा है कि किस तरीके से काम किया जा रहा है, कहाँ पे कितना खर्च किया जा रहा है, कहाँ पे खर्च नहीं किया जा रहा है, तो इससे क्या हो जाएगा, भ्रष्टाचार करने का जो मौका है वो नहीं मिल पाएगा। तो इससे क्या होगा, भ्रष्टाचार कम हो जाएगा। इसलिए जवाबदेही भी बढ़ जाती है और पारदर्शिता बढ़ जाती है इससे। ठीक है, इसी के मद्देनजर, ये सब के मद्देनजर भारतीय संसद ने सूचना का अधिकार अधिनियम 15 जून 2005 को पारित किया। कब किया? तो 15 जून 2005 को पारित किया। परंतु प्रश्न आपका ये पूछा है कि लागू कब किया गया, तो लागू कब किया गया, तो 12 अक्टूबर 2005 ईस्वी को लागू किया गया था। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, अक्टूबर 2005, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और क्या हो सकता है इससे, आरटीआई के लिए आवेदन शुल्क 10 रुपया है। ये भी पूछ सकता है, कोई गारंटी नहीं है पूछने के लिए, तो कुछ भी पूछ सकता है। ये भी पूछ सकता है कि आरटीआई के लिए आवेदन शुल्क कितना रुपया है, तो 10 रुपया है। और बीपीएल आवेदकों के लिए यह निःशुल्क है। बीपीएल आवेदकों के लिए यह निःशुल्क है, फ्री है। ठीक है, अच्छा, अब जो आरटीआई अधिनियम है इसमें धारा भी होगा, तो मेन जो धारा है वो हम लोग देख लेते हैं। धारा 6 पूछ सकता है। ठीक है, धारा 6 में क्या दिया हुआ है, सूचना के लिए आवेदन कैसे करें इसका विवरण देती है। क्या चीज़ देती है, तो जो सूचना है, मतलब सूचना पाने के लिए आवेदन कैसे करना है इसका विवरण किस में दिया हुआ है, तो धारा 6 में दिया हुआ है। ठीक है, धारा 7 में क्या बोल रहा है कि सूचना प्रदान करने के लिए शुल्क का विवरण, ये जो भी हम लोगों ने 10 रुपये देखा ना, उसका शुल्क का विवरण किस में है, तो धारा 7 में है। ठीक है, धारा 8 क्या कह रहा है आपका कि कुछ प्रकार की सूचनाओं को आरटीआई से बाहर रखने का प्रावधान करती है। मतलब कुछ इसमें क्या हो रहा है धारा 8 में कि कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसा होता है ना, कोई मैटर ऐसा होता है, कोई भी इन्फॉर्मेशन ऐसा होता है जो पब्लिक को नहीं बताया जा सकता है। ठीक है, पब्लिक को बताया नहीं जा सकता क्योंकि इससे कुछ नुकसान हो सकता है, या मतलब कुछ समझ लीजिए कि कुछ भी मतलब जो नेगेटिव चीज़ है गवर्नमेंट को इम्पैक्ट करती है वो चीज़ हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए कुछ सूचनाओं को आरटीआई से बाहर रखा गया, मतलब वो सेपरेट रखा गया, उसको पब्लिश नहीं किया जा सकता, चाहे वो आरटीआई के हो या और कोई भी इन्फॉर्मेशन हो। ठीक है, तो वही चीज़ बोल रहा है कि कुछ जिसको सेपरेट रखा जा सकता है, जिससे कोई नुकसान हो सकता है, उसको सेपरेट रखना ही बेहतर होगा, तो उसको आरटीआई से क्या किया गया, बाहर रखा गया है। ठीक है, तो वही चीज़ बोल रहा है कुछ प्रकार की सूचनाओं को आरटीआई से क्या रखा गया है, बाहर रखा गया है। ठीक है, बाहर रखने का प्रावधान करती है कौन सी, तो धारा 8। अच्छा, धारा 19 क्या बोल रहा है, धारा 19 आपको बोलता है कि अपील की प्रक्रिया का वर्णन करती है। जो अपील की है, ठीक है, उसकी प्रक्रिया क्या क्या होगी उसका वर्णन कौन करता है, तो धारा 19 करता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि केंद्रीय सूचना आयोग, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, सीआईसी, केंद्रीय सूचना आयोग जो है, सो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, यह क्या करती है, तो यह आरटीआई अधिनियम के तहत एक स्वतंत्र निकाय है। किनके तहत, तो आरटीआई अधिनियम, जो आरटीआई एक्ट है उसके तहत एक स्वतंत्र निकाय है जो आरटीआई से संबंधित मामलों की क्या करता है, सुनवाई करता है। किससे संबंधित, तो आरटीआई से संबंधित मामलों की सुनवाई करता है। कौन, तो केंद्रीय सूचना आयोग। मान लीजिए आरटीआई आप अपील किए, दायर किए और आपको उसमें अच्छे तरीके से इन्फॉर्मेशन नहीं मिला, तो आप इस मामले को कहाँ पे दर्ज कर सकते हैं, तो सीआईसी में दर्ज कर सकते हैं, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में दर्ज कर सकते हैं, केंद्रीय सूचना आयोग में दर्ज कर सकते हैं। वहाँ पे आपका क्या किया जाएगा, सुनवाई किया जाएगा। ठीक है, तो आरटीआई अधिनियम के तहत एक स्वतंत्र निकाय है क्या, तो सीआईसी, और आरटीआई से संबंधित मामलों का क्या करता है, सुनवाई करता है। राज्य सूचना आयोग, ये सेंट्रल के लिए हो गया। अब राज्य के लिए स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, एसआईसी, प्रत्येक राज्य में भी एक राज्य सूचना आयोग होता है जो राज्य स्तर पर आरटीआई से संबंधित मामलों की सुनवाई करता है। आशा करते हैं कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। जो सेंट्रल के लिए है वो सेंट्रल के लिए है और जो स्टेट के लिए है वो स्टेट के लिए है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
आज का थर्ड क्वेश्चन और पूरा सेशन का ये 23 नंबर का क्वेश्चन है आपको कि हाउ मेनी नॉन परमानेंट मेंबर्स डज द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल हैव। ये कह रहा है आपका कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं, 12, 15, 14, 10। तो इसमें देखिए टोटल सदस्य हो जाता है आपका 15। टोटल सदस्य कितना हो गया यूएन में, टोटल सदस्य हो गया आपका 15, जिसमें से 5 होते हैं आपका अस्थायी सदस्य, 5 हो गए आपका अस्थायी सदस्य और 10 हो गए क्या अस्थायी सदस्य, 10 हो गए अस्थायी सदस्य। ठीक है, तो आप याद रखिएगा टोटल 15 सदस्य होता है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में, जिसमें से 5 अस्थायी होता है और 10 क्या होते हैं अस्थायी होते हैं। ठीक है, चलिए तो कौन सा आपको पूछा इसमें प्रश्न में अस्थायी सदस्य, तो अस्थायी सदस्य कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब देख लेते हैं थोड़ा इससे रिलेटेड। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर अनुच्छेद 23 द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल सहित संयुक्त राष्ट्र के 6 मुख्य अंगों की स्थापना हुई है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र का जो चार्टर है अनुच्छेद 23, उसके तहत संयुक्त राष्ट्र के 6 मुख्य अंगों की स्थापना हुई है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का गठन 15 सदस्यों, 5 अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्यों द्वारा किया जाता है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का गठन 15 सदस्यों का द्वारा किया जाता है, जिसमें 5 अस्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं, जिसका डिस्कशन हम लोगों ने कर लिया। इसे अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने की प्राथमिक जिम्मेदारी दी गई। क्या चीज़, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा। इसे विश्व का सिपाही भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, तो विश्व का सिपाही भी कहा जाता है। किसे, तो यूएनएससी को, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 74, इस सेशन का क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्न है आपका, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द यंगेस्ट नोबेल लॉरेट। कह रहा है प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम आयु का, कौन सा, तो सबसे कम आयु का नोबेल विजेता है। नादिया मुराद, सुंग दाओली, मलाला यूसुफजई, लॉरेंस ब्रेक। तो इसका आंसर लगभग जानना चाहिए, अगर नहीं पता है तो आप इसको याद कर लीजिए। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मलाला यूसुफजई। इनके साथ जो कैलाश सत्यार्थी है, कैलाश सत्यार्थी और ये जो मलाला यूसुफजई हैं, दोनों को संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार मिला था 2014 में। कब मिला था, तो 2014 में। और हाँ देख लेते हैं आगे लिखा हुआ होगा ये, हाँ ये पॉइंट जो है, भारत के बाल अधिकार कार्यकर्ता कैलाश सत्यार्थी और पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई, जिनका उम्र कितना है, 17 वर्ष है। 17 वर्ष की उम्र में इनको ये नोबेल पुरस्कार मिला है। उनको 2014 में संयुक्त रूप से नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, कि किनके साथ मिला था संयुक्त रूप से मलाला यूसुफजई को, तो कैलाश सत्यार्थी के साथ। या ये पूछ दे कि कैलाश सत्यार्थी के साथ किनको मिला था, तो मलाला यूसुफजई को। और मलाला यूसुफजई जो हैं, जो वो कहाँ के रहने वाले हैं, तो पाकिस्तान के रहने वाले हैं। कितने वर्ष के थे, तो 17 वर्ष के थे और सबसे कम उम्र के थे। और कब मिला था, तो 2014 में मिला था। और कौन सा पुरस्कार मिला था, तो नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। ठीक है, नोबेल शांति पुरस्कार। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। उन्हें यह पुरस्कार बच्चों और युवाओं के दमन के खिलाफ उनके संघर्ष के लिए तथा सभी बच्चों की शिक्षा के अधिकार के लिए दिया गया था। ठीक है, ये पॉइंट भी याद रखना है। मलाला यूसुफजई सबसे कम उम्र के नोबेल पुरस्कार विजेता, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब ऑप्शन में दिया हुआ था आपका नादिया मुराद, तो क्यों ना नादिया मुराद के बारे में बात कर लें। नादिया मुराद को 2018 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कब किया गया था, तो 2018 में, जो डेनिस मुक्वेगे के साथ साझा किया गया था। किनके साथ साझा किया गया था, तो डेनिस मुक्वेगे के साथ साझा किया गया था। नादिया मुराद को मिला हुआ जो नोबेल शांति पुरस्कार है वो 2018 में मिला था। और किनके साथ साझा किया गया था, तो डेनिस मुक्वेगे के साथ साझा किया गया था। और उन्हें यह जो पुरस्कार है वह युद्ध और सशस्त्र संघर्ष के हथियार के रूप में यौन हिंसा के उपयोग को समाप्त करने के लिए उनके प्रयास के लिए दिया गया था। किनको, तो नादिया मुराद और डेनिस मुक्वेगे को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं आप। त्सुंग दाओली, तो त्सुंग दाओली को 1757 में 31 साल की उम्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, किनको, त्सुंग दाओली को। लॉरेंस ब्रेक को 1915 में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक है, कब, लॉरेंस ब्रेक को कब मिला था, तो 1915 में
भौतिकी के लिए मिला था नोबेल पुरस्कार। तो हम लोग चारों ऑप्शन तो डिस्कस कर लिए, नादिया मुराद जी के बारे में जान लिए, त्संग दाओली, मलाला यूसुफजई, लॉरेंस पेरेख, चारों का हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं अब थोड़ा, क्यों ना नोबेल पुरस्कार का बात चल रहा है तो नोबेल पुरस्कार के बारे में थोड़ा आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी रिवीजन हो जाएगा आपका। क्या है कि जो नोबेल पुरस्कार है ना, वो भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र जैसे क्षेत्रों में क्या होता है, दिया जाता है। और यह एक दिया जाने वाला क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। ठीक है, ये हो गया आपका नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। इसे जो है सो स्वीडिश आविष्कारक और उद्योगपति, स्वीडिश के आविष्कारक और उद्योगपति हैं अल्फ्रेड नोबेल, उन्होंने स्थापित किया था। ठीक है, तो नोबेल पुरस्कार को कौन स्थापित किए थे, तो अल्फ्रेड नोबेल थे। ठीक है, और कहाँ के हैं वो, तो स्वीडिश के रहने वाले थे। ठीक है, और यह पुरस्कार जो है सो हर साल प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। ठीक है, हर साल दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। और अब ये हो गया आपका नोबेल पुरस्कार के बारे में बेसिक चीज़ें। ठीक है, और डिटेल में पढ़ने के लिए आप नोबेल पुरस्कार पढ़ लीजिए। ठीक है, अब देख लेते हैं, अब क्यों ना अगर नोबेल पुरस्कार का बात हो रहा है तो ये भी जान लें कि भारत में किनको किनको नोबेल पुरस्कार मिला है। जान लेने से तो बेहतर होगा। भारत के नोबेल पुरस्कार विजेताओं में रविंद्रनाथ टैगोर, साहित्य के क्षेत्र में मिला था उनको, और कब मिला था, तो 1913 को मिला था। ठीक है, सीवी रमन, भौतिकी के क्षेत्र में 1930 को मिला था। हरगोविंद खुराना, चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 में मिला था, ये सीरीज में दिया हुआ है। ठीक है, मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में 1979 को मिला था। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी को भौतिकी के क्षेत्र में 1983 में मिला था। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 को मिला था। वेंकटरमन रामकृष्णन को रसायन विज्ञान 2009 मतलब 2009 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में मिला था। कैलाश सत्यार्थी जी को हम लोग अभी डिस्कस किए 2014 में शांति के क्षेत्र में मिला था। और अभिजीत बनर्जी को, जो लेटेस्ट है, ठीक है, किनको, तो अभिजीत बनर्जी को 2019 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला था। और फर्स्ट किनको मिला था, तो रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था, जो 1913 में मिला था। और किस क्षेत्र में मिला था, तो साहित्य के क्षेत्र में मिला था। और लेटेस्ट वाला किस क्षेत्र में मिला था, तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, जो 2019 में मिला था, और अभिजीत बनर्जी को मिला है। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका नोबेल पुरस्कार से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते थे उसको मैंने डिस्कस किया। अगर और लगता है कि आपको और डिटेल में जाना चाहिए था तो आप नोबेल पुरस्कार के बारे में रिसर्च कर लीजिए, या आप पढ़े होंगे तो उसको रिवीजन कर लीजिए। मेरे हिसाब से इतना काफ़ी है, उतना ही पढ़ना है जितना से मेरा काम बन जाए। ठीक है, आपका काम बन जाए, हमारा काम बन जाए, उतना ही पढ़ना है, ज़्यादा पढ़ने से कोई फ़ायदा है भी नहीं। ठीक है, प्रश्न उतना ही आता है, यही सबसे घूम फिर के आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। विथ विच स्टेट इज द नवक्लेबर फेस्टिवल एसोसिएटेड। कह रहा है कि जो नवक्लेबर उत्सव है किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शन है आपका असम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। ये आपको पता ही होगा, कंफर्म पता होगा कि नवकलेश्वर उत्सव किस राज्य में संबंधित है, किस राज्य से मनाया जाता है, किस राज्य में मनाया जाता है। तो किस राज्य में मनाया जाता है, उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है नवकलेश्वर उत्सव। अच्छा, आप थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। चलिए देखते हैं, ये यूनिक है, ये सब हर जगह नहीं मिलता ये सारा कंटेंट। ठीक है, आपको बना बनाया मिलेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है आपका नवकलेवर। नव का अर्थ है आपका नया, नव का अर्थ क्या है आपका नया, कलेवर का अर्थ क्या है आपका शरीर। तो इसमें क्या होता है, नया शरीर, नव कलेवर का मतलब क्या हो रहा है, मतलब स्थापित किया, मतलब उसको मतलब कि एक्सचेंज किया जाता है। ठीक है, देखते हैं। नव कलेवर उत्सव उड़ीसा स्थित पुरी के जगन्नाथ मंदिर से जुड़ा है, एक प्राचीन उत्सव है। किससे, तो जो पुरी का जो जगन्नाथ मंदिर है उससे संबंधित है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन की मूर्तियों को बदलकर नई मूर्तियां स्थापित की जाती है। किनको किनको, तो जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन, इनकी मूर्तियों को बदलकर नई मूर्तियां स्थापित की जाती है। ये होता कब है, तो ये आषाढ़ महीने में होता है, यानी कि जून जुलाई के बीच होता है। ठीक है, आषाढ़ महीने में। चैत्र मास से ही इस उत्सव की तैयारियां क्या हो जाती है, आरंभ हो जाती हैं। कब से, चैत्र मास से, मतलब अभी आरंभ हो गई होगी इसकी तैयारियां, अभी तो चैत्र मास चल रहा है ना, तो इसकी तैयारियां क्या हो गई होगी, आरंभ हो गई होगी। और कब तक चलेगा ये, आषाढ़ महीने जून जुलाई के तक चलेगा ये। ठीक है, अच्छा, उड़ीसा में अन्य प्रसिद्ध उत्सव कौन सा है। उड़ीसा में जरूरी थोड़ी ना सिर्फ नवकलेवर के बारे में प्रश्न पूछेगा, और भी प्रसिद्ध उत्सव है। तो और प्रसिद्ध उत्सव कौन से हैं, तो आपके हो जाएंगे रथ यात्रा, कोणार्क नृत्य महोत्सव और नुआखाई जो फसल उत्सव है।
ठीक है। फसल उत्सव, नुआखाई, नया खाना, नुआ मतलब नया, खाई मतलब खाना, ठीक है। कोणार्क नृत्य महोत्सव और रथ यात्रा, ये सब क्या हो जाते हैं और प्रसिद्ध उत्सव हो गए कहाँ के, उड़ीसा के। अच्छा, आपको ऑप्शन में दिया हुआ है असम, तो क्यों ना असम के बारे में भी बात कर लें कि असम में जो है सो बिहू, अम्बुबाची मेला, रास महोत्सव और मेदम मेफी ये फेस्टिवल का नाम है। जैसे कई प्रसिद्ध उत्सव मनाए जाते हैं जिनमें बिहू जो है, उनमें से बिहू सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब देख लीजिए असम में क्या क्या देखें हम लोग, बिहू, अम्बुबाची मेला, रास महोत्सव, मेदम मेफी, ठीक है। तो ये जो 4 त्यौहार हैं वो प्रसिद्ध उत्सव मनाए जाते हैं कहाँ पे, असम। और उनसे भी ज़्यादा अगर पूछे सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है, तो उसमें बिहू, सही 3 टाइप का मनाया जाता है बिहू, वहाँ पे देख लेंगे, डिस्कस हम लोग जब डिटेल करेंगे तो। चलिए देखते हैं प्रश्न, सॉरी नेक्स्ट टॉपिक है आपका पॉइंट, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल भी था आपका ऑप्शन में, तो पश्चिम बंगाल में देख लेते कौन कौन से प्रसिद्ध उत्सव हैं। तो पश्चिम बंगाल में कई प्रसिद्ध उत्सव मनाए जाते हैं, मेला वगैरह ये सब चीज़ मनाया जाता है, ठीक है। लेकिन उनमें से अगर प्रसिद्ध देखा जाए ना, तो दुर्गा पूजा, काली पूजा, पोइला बैसाख, बंगाली नववर्ष। पोइला बैसाख किसको बोलते हैं, तो जो बंगाल का जो नव वर्ष है, न्यू ईयर है, उसको पोइला बैसाख बोला जाता है, ठीक है। पहला बैसाख, सरस्वती पूजा और नौबन्नो प्रमुख त्यौहार है, ठीक है। ये पश्चिम बंगाल का हो गया। सिक्किम का देख लेते हैं, सिक्किम में हो गया लोसुंग, सागादावा, फांग लहाबसोल, द्रुपका तेसी और बुमचू प्रमुख है, ठीक है। कौन सा, तो लोसुंग, सागादावा, फांग लहाबसोल, द्रुपका तेसी और बुमचू, जो बौद्ध धर्म से जुड़े हैं और यहाँ की संस्कृति को क्या करते हैं, दर्शाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिक्किम का। तो देख लिए हम लोग सबका, असम का भी देख लिए, उड़ीसा का भी देख लिए, वेस्ट बंगाल का भी देख लिए और सिक्किम का भी देख लिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना PMSSY वॉज लॉन्च्ड इन द ईयर। कह रहा है कि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना PMSSY को कब लॉन्च किया गया था, कब शुरू किया गया था, सो पूछ रहा है। 2003, 2005, 2006 या 2004। तो ये कब शुरू किया गया था, तो 2003 में शुरू किया गया था, ठीक है। कब शुरू किया गया था, तो 2003 में। ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की घोषणा 2003 में की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था, तो देश में किफ़ायती या विश्वसनीय तृतीयक देखभाल सेवाओं की क्षेत्रीय असमानताओं को करने के साथ साथ गुणवत्तापूर्ण आयुर्विज्ञान शिक्षा के लिए संस्थाओं की संख्या में वृद्धि करना है, कुछ फॉल्ट है ना। इसका जो उद्देश्य है, किफ़ायती और विश्वसनीय तृतीयक देखभाल सेवाओं की क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने के साथ साथ गुणवत्तापूर्ण आयुर्विज्ञान शिक्षा के लिए संस्थाओं की संख्या में क्या करना, वृद्धि करना, ठीक है, ताकि बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा मिल सके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका 77, जहाँ पे डिस्कस करना है वहाँ पे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, जहाँ पे थोड़ा सा से काम चल जाए वहाँ पे हम लोग थोड़ा सा ही डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो योजना वगैरह है उसको आप लोग को क्या करना है, देख लेना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 77। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ महारत्न PSU। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम PSU, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम का एक महारत्न है। मतलब समझ लीजिए प्रश्न आप समझ गए ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ महारत्न PSU, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम महारत्न है, ठीक है। चलिए देखते हैं, BSNL, HAL, BCCL, भेल। तो ये चेंज हुआ है, ठीक है, अभी प्रेजेंट में वर्तमान में चेंज हुआ है। हालांकि जब प्रश्न आया था तब का बात करेंगे हम लोग पहले, उसके बाद अभी वर्तमान के बारे में देखेंगे कि क्या चेंजेस आया है, ठीक है। तो ये आपका हो गया पहले जो जिस टाइम प्रश्न आया था उससे रिलेटेड, कि जो पहले देख लेते कि ये होता क्या है महारत्न कंपनियाँ। तो यह जो दर्जा है ना, वो सरकारी स्वामित्व वाली, जो सरकारी स्वामित्व में होती है उनकी कंपनियों को दिया जाता है, ठीक है, जो क्या करते हैं, वित्तीय रूप से मजबूत होती है, जो वित्तीय रूप से मजबूत होती है और महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, उनको ये दर्जा दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब बात आया था कि भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, ये आपका हो गया, इसमें जैसे BSNL ऑप्शन दिया है, HAL ऑप्शन दिया है, BCCL ऑप्शन दिया है, BHEL ऑप्शन दिया है, ठीक है। तो जो प्रश्न के अकॉर्डिंग जो आंसर होगा ना, जिस टाइम प्रश्न आया था उसके अकॉर्डिंग जो आंसर होगा वो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। किसके अनुसार, जब प्रश्न आया था उसके अनुसार। लेकिन अभी अगर वर्तमान में अगर ये प्रश्न पूछे सेम टू सेम डिट्टो, तो फिर ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसमें फिर ऑप्शन भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि
HAL को भी क्या किया गया है, HAL को भी क्या किया गया है, ये जो महारत्न कंपनी है उसका दर्जा दिया गया। अभी हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखिए इस बोल रहा है कि जो भेल है ना वो सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम का एक महारत्न कंपनी है, ठीक है, ये इसको रिकॉर्डिंग हो गया। विद्युत और औद्योगिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में काम करता है जो भेल है। अब इसके बारे में थोड़ा तो जानना पड़ेगा कि ये करता क्या है। तो ये किस क्षेत्र में, मतलब किस क्षेत्र में काम करता है, तो विद्युत और औद्योगिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में काम करता है। भेल का जो स्थापना है वो 1956 में हुआ था। कब हुआ था, 1956 में हुआ था, जिसका उद्देश्य भारत में भारी विद्युत उपकरण उद्योग को स्थापित करना था। क्या था, भारत में भारी विद्युत उपकरण उद्योग को स्थापित करना था। और इसका स्थापना कब किया गया था, तो 1956 में किया गया था। और विद्युत और औद्योगिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ये काम करता है, ठीक है। फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ देता है, ठीक है, तो फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। जब ये प्रश्न आया था ना 2021 में, तो महारत्न की जो कंपनियां थी, सॉरी, महारत्न कंपनियों की जो कुल संख्या थी वो कितनी थी, तो 11 थी जब प्रश्न आया तब तक। अब बात करते हैं वर्तमान का। वर्तमान में देख लेते हैं, जैसे कि हाल हो गया, ठीक है। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 12 अक्टूबर 2024 को महारत्न का दर्जा दिया गया। और ये दिया गया दर्जा जो है सो कितना नंबर का था, तो 14th नंबर का दिया हुआ दर्जा है, जो 12 अक्टूबर 2024 को दिया गया। और किसको दिया गया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को दिया गया। ये करता क्या है, एरोस्पेस और रक्षा कंपनी है। क्या, तो एरोस्पेस और रक्षा कंपनी है, जिसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, तो बेंगलोर में है। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो बेंगलोर में है। जो विमान, हेलीकॉप्टर, इंजन और अन्य एरोस्पेस उपकरणों का क्या करता है, निर्माण और विकास करती है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कि हाल की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की जो स्थापना है वो 1940 में हुई थी। जब इसकी स्थापना हुई था तो इसका नाम क्या था, तो हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड था, ठीक है। हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड उस टाइम नाम था, अभी वर्तमान में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड नाम है, ठीक है। तो हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड के नाम से क्या किया गया था, स्थापित किया गया था। कब, तो 1940 में, ठीक है। 2024 में अगर देखें तो महारत्न कंपनियों की जो कुल संख्या है वो कितनी है, तो 14 है, क्योंकि 14वां नंबर का कौन सा है, तो HAL ही है, ठीक है। HAL जो है सो रक्षा उत्पादन विभाग के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत, तो रक्षा उत्पादन विभाग के अंतर्गत आती है। BSNL भी है, तो BSNL के बारे में भारत संचार निगम लिमिटेड, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो जो भारत सरकार के स्वामित्व वाली एक दूरसंचार कंपनी, दूरसंचार टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो मुख्यालय नई दिल्ली में है। और BSNL का जो नया स्लोगन है वो क्या है, कनेक्टिंग भारत। कनेक्टिंग भारत सिर्फ नाम का है ये, बाकी नेटवर्क तो इसका उसी टाइप का रहता है, ठीक है। क्या नाम है, तो कनेक्टिंग भारत नया स्लोगन है BSNL का। अब देख लेते हैं थोड़ा BCCL के बारे में, क्योंकि ऑप्शन में मेरा क्या है, BCCL भी है, तो जरूर जाहिर सी बात है कि BCCL का भी डिस्कशन होना चाहिए। BSNL बोल रहे हैं, BCCL का भी डिस्कशन होना चाहिए। BCCL जो है सो भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म हो गया, जो कोल इंडिया लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है, धनबाद में। कहाँ पे मुख्यालय, धनबाद में है। ये BCCL का मुख्यालय धनबाद में है। BCCL को जो है सो 1972 में 1972 में झरिया और रानीगंज कोलफील्ड्स में कोकिंग कोल खदानों को संचालित करने के लिए क्या किया गया था, स्थापित किया गया था, ठीक है। जो कोयला निकलने वाला जो खदान है उनको संचालित करने के लिए स्थापित किया गया था। BCCL को 8 अक्टूबर 2014 को भारत सरकार द्वारा मिनी रत्न कंपनी का दर्जा दिया गया था। किसको, तो BCCL को। ये महारत्न कंपनी में दर्जा इनका नहीं है, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका प्रश्न 77, जिसमें BSNL के बारे में बात की हम लोगों ने, HAL के बारे में बात किया, BCCL के बारे में बात किया, BHEL के बारे में बात किया, भेल के बारे में बात किया, और अभी वर्तमान से रिलेटेड ये करंट में हो जाता है जो अपडेट, उसको भी मैंने अपलोड करके भी डिस्कशन किया, ठीक है। चलिए एक बार और बोल देते हैं, अगर आपको ये नोट्स चाहिए आपको, तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। अगर इस पे नहीं पता चल रहा है तो आप इस पे भी व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 78। द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन वाज लॉन्च्ड इन द ईयर, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष में शुरू किया गया था।
तो कब शुरू किया गया था ये? तो 2005 में शुरू किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM की जो शुरुआत है वो 12 अप्रैल 2005 में की गई थी। कब? तो 12 अप्रैल 2005 में। किसका? तो द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। चलिए, यह मिशन जो है सो मुख्य रूप से ग्रामीण व्यक्तियों, महिलाओं और विशेष रूप से बच्चों को प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा प्रदान करने हेतु शुरू किया गया है। ये जो कार्यक्रम है वो स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है, मतलब केंद्र सरकार द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 79। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स लाई अलोंग द बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान? ये आपका मैप से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए हैं? ऑप्शन है आपका गुजरात, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा। ठीक है, ये थोड़ा यूपीएससी लेवल का प्रश्न हो गया। ठीक है, मतलब इसी टाइप का पूछता है यूपीएससी लेवल का, क्या इसी टाइप का पूछता है प्रश्न इसमें। ठीक है, कौन कौन सा पाकिस्तान को टच करता है? तो पहले क्यों ना डिस्कस कर ले मैप में। ये हो गया आपका इंडिया का मैप, और ये हो गया आपका पाकिस्तान, और ये अफ़गानिस्तान, ये अफ़गानिस्तान, ये चीन, ये नेपाल, ये हो गया भूटान, ये हो गया बांग्लादेश, और ये हो गया आपका म्यांमार, और नीचे तो आपको पता ही होगा ये हो गया आपका श्रीलंका। ठीक है, ये हो गया अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, और ये हो गया आपका लक्षद्वीप। ठीक है, स्टेट भी डिस्कस कर दूं क्या? कौन कौन सा स्टेट है? चलो डिस्कस कर देते हैं बॉर्डर पर वाला स्टेट। ये आपका हो गया लद्दाख, ये जम्मू एंड कश्मीर, ये हिमाचल प्रदेश, ये हो गया आपका पंजाब, माफ़ कीजिएगा, ये हो गया आपका पंजाब। ठीक है, ये हो गया आपका राजस्थान, ये हो गया गुजरात, ये हो गया महाराष्ट्र, और ये हो गया छुटकू सा गोवा, ये हो गया आपका कर्नाटक, ये हो गया केरल लंबकुसा, ये हो गया तमिलनाडु, ये हो गया आंध्र प्रदेश, ये हो गया तेलंगाना, ये हो गया आपका उड़ीसा, ये हो गया वेस्ट बंगाल। बीच वाला भी बता दूं क्या? ये हो गया आपका उड़ीसा के बाद छत्तीसगढ़, ये MP, ये यूपी, ये यूके, ये हो गया आपका हरियाणा, और ये छुटकू सा जो है, ये छुटकू सा, ये हो गया आपका दिल्ली। ठीक है, दिल्ली हो गया ये हो गया झारखंड, ये बिहार, ये हो गया आपका सिक्किम, ये वेस्ट बंगाल हो ही गया, ये हो गया अरुणाचल प्रदेश, ये हो गया असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, और ये इधर जो घुसा हुआ है ये हो गया आपका त्रिपुरा, ये हो गया आपका मेघालय। ठीक है, ये आपका हो गया पूरा फुल स्टेट का डिस्कशन। अब देख लेते हैं कौन कौन सा पाकिस्तान को टच करता है। तो ये पाकिस्तान है तो गुजरात टच करता है, हाँ भाई गुजरात तो टच करता है। क्या राजस्थान टच करता है? तो हाँ भाई राजस्थान भी टच कर रहा है। क्या पंजाब टच करता है? भाई इसको अच्छे से लिख देता हूँ मैं, और ताकि नोट्स पढ़ते टाइम दिक्कत ना हो। ये हो गया आपका पंजाब। ठीक है, तो पंजाब टच करता है तो हाँ भाई पंजाब तो टच करता है। क्या जम्मू एंड कश्मीर टच करता है? तो हाँ भाई जम्मू एंड कश्मीर भी टच करता है। क्या लद्दाख भी टच करता है? तो पाकिस्तान यहाँ तक है तो हाँ भाई लद्दाख भी टच करता है। किसको? पाकिस्तान को। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। पाकिस्तान के बारे में पूछा तो फिर हम लोग और भी डिस्कशन करते हैं इसके साथ। तो क्या पाकिस्तान के साथ कौन कौन टच करता है? गुजरात टच करता है, तो निचकू वाला हाँ भाई गुजरात टच कर, नीचे वाला गुजरात तो टच कर रहा है पाकिस्तान को, तो ए होगा। हाँ ए करेक्ट आंसर है। क्या पंजाब भी टच कर रहा है? हाँ पंजाब भी टच कर रहा है। क्या राजस्थान टच कर रहा है? हाँ राजस्थान भी टच कर रहा है। हरियाणा टच कर रहा है क्या? तो हरियाणा टच नहीं कर रहा है, क्योंकि हरियाणा तो ये अंदर पैक वाला इलाका है ना, ये पैक हो गया, ये अंदर से क्या है पैक हो गया हरियाणा, लेकिन इसलिए ये क्या करता है पाकिस्तान को टच नहीं करता। तो ए बी और सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे? ए बी सी, ये ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ए बी एंड सी। तो इस टाइप का प्रश्न को ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इसके साथ और डिस्कशन कर लेते हैं। जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान को कौन सा स्टेट छूता है भारत का? तो लद्दाख। लद्दाख छू रहा है ना, ये दिख नहीं रहा है लेकिन ये जो आया है ना,
ये ऐसे करके आया, तो ये लद्दाख को छूता है। 106 किलोमीटर के आसपास ये टच करता है, ठीक है। तो अफगानिस्तान सिर्फ इसी को टच करता है, ठीक है। ये अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान सिर्फ लद्दाख को टच करता है। चीन किसको किसको टच करता है आप खुद से देख लीजिए। तो लद्दाख को टच करता है, हिमाचल प्रदेश को टच करता है। ये याद रखना, ठीक है। पाकिस्तान को हिमाचल प्रदेश टच नहीं करता है, क्योंकि ये पंजाब और जम्मू कश्मीर जब आपस में मिल जाते हैं ना, ये पंजाब और जम्मू कश्मीर का बॉर्डर है, तो हिमाचल प्रदेश यहीं से कट जाता है और पाकिस्तान यहाँ से कट जाता है, तो ये इसको टच नहीं करता है, आप देख लीजिए, ठीक है। चलिए, चीन किसको किसको टच करता है, तो चीन लद्दाख को टच करता है, हिमाचल प्रदेश को टच करता है, उत्तराखंड को, और इधर सिक्किम को टच करता है, और इधर अरुणाचल प्रदेश को टच करता है, ठीक है। नेपाल किसको किसको छूता है, तो यूके को छूता है, उत्तर प्रदेश को छूता है, बिहार को छूता है, इधर देख रहे हो वेस्ट बंगाल को भी छूता है, और सिक्किम को भी छूता है, क्योंकि वेस्ट बंगाल यहाँ तक है, वेस्ट बंगाल जो है सो यहाँ तक है, ठीक है। अब भूटान किसको किसको छूता है, तो इसको छू रहा है वेस्ट बंगाल को, सिक्किम को, अरुणाचल प्रदेश को और असम को छू रहा है, ठीक है। और बांग्लादेश किसको किसको छू रहा है, तो वेस्ट बंगाल को छू रहा है, मेघालय को छू रहा है, असम को छू रहा है, त्रिपुरा को छू रहा है, ठीक है। इधर हो गया आपका ये म्यांमार किसको किसको छू रहा है, तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये 4 स्टेट को टच करता है, ठीक। और कोई बचा क्या, और कोई नहीं बचा, श्रीलंका तो यहाँ पे हो गया। चलिए अब देख लेते हैं थोड़ा सा उसका रिटेन जो हम लोग क्या क्या लिख के रखे हैं उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। पाकिस्तान, पाकिस्तान से सटे हुए राज्य हम लोगों ने देख लिया, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, गुजरात और राजस्थान। आप मैप भी देखते जाइए साथ में ताकि आपको याद हो जाए। भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का जो नाम है वो रेड क्लिफ सीमा रेखा है, ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच का सीमा का जो विभाजन है वो सर रेड क्लिफ द्वारा किया गया था, ठीक है। इसके पीछे भी इतिहास है, और ये इतिहास है कि पहले जो पाकिस्तान था वो भारत के अंदर ही आता था, तो ये जो है ना ये रेड क्लिफ रेखा है, ठीक है। ये जो रेखा है ना वो रेड क्लिफ रेखा है, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच भी रेड क्लिफ रेखा ही है, ठीक है। चलिए देखते हैं, द्वारा किया गया था। भारत की भूमि सीमा 7 देशों किसको किसको मतलब कितने देशों को टच करता है, तो पहले हम लोग काउंट कर लेते हैं। क्या 7 देश है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान 2, चीन 3, नेपाल 4, भूटान 5, म्यांमार 6, बांग्लादेश और 7 हो गया, ठीक है। तो 7 कंट्री को छूटा है, ये भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। मैप के साथ, मैप वाला क्वेश्चन मैप के साथ पढ़ने से क्या होता है ना कि याद रहता है, ठीक है, ज़्यादा देर तक। चलिए, तो 7 देशों को छूता है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। चीन के साथ साझा करता है जो सीमा 5 राज्य को साझा करता है, किसको किसको, 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को साझा करता है, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। अफगानिस्तान की सीमा भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से लगती है, जो पहले जम्मू कश्मीर राज्य का हिस्सा था। ये तो लद्दाख का बात हो गया, ठीक है, पहले जम्मू कश्मीर का हिस्सा था। नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। भूटान के साथ हो गया सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। बांग्लादेश के साथ हो गया आपका पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, आप मैप में देख लीजिए। म्यांमार के साथ हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इसके साथ सीमा साझा करता है, ठीक है। आज का लास्ट प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस, आपको इसमें प्रश्न देते हैं, एक होमवर्क देते हैं HW इसमें से, कि आपको काउंट करना है कि कितने स्टेट हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कि कितने स्टेट हैं जो किसी भी देश और ये जो किसी भी देश को नहीं छूते हैं। ये आपका प्रश्न है, इसका जो उत्तर आप कमेंट में दीजिएगा, ठीक है। अगर आप पूरा सेशन को देखे होंगे तो समझ में आया होगा ये, तो कितने स्टेट हैं जो किसी भी देश को नहीं छूते हैं, ये काउंट करके आपको कमेंट में उत्तर बताना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज यूज टू मेजर रिलेटिवली हाई टेम्परेचर सच एज आर एनकाउंटर्ड इन फर्नेस। कह रहा है कि भट्टियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। बोलोमीटर, पायरोमीटर, आमीटर और फ्लक्स मीटर। तो कौन सा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, पायरोमीटर इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो पायरोमीटर जब इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा तो क्यों ना पायरोमीटर के बारे में थोड़ा जान लिया जाए। ये तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया, पायरोमीटर होता क्या है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जो पायरोमीटर है, पायरोमीटर ऊंचे ताप की माप करने वाला यंत्र है।
तो हाई टेम्परेचर का माप कौन करता है? तो पायरोमीटर। ठीक है। जब किसी वस्तु का तापमान बहुत अधिक होता है तो इसके ताप का मापन सामान्य तापमापी से ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या यूज किया जाता है? तो पायरोमीटर का यूज किया जाता है। पायरोमीटर जो है सो एक ग्रीक शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना है। पायरो, पायरो का मतलब है आग का अधिक तापमान, और मीटर का मतलब है मापन। तो जिसका अभिप्राय है आग का मापन जो करे वो क्या है? तो पायरोमीटर है। ठीक है, तो आप मीनिंग से भी याद रख सकते हैं। अब ऑप्शन में आया था आपका बोलोमीटर। बोलोमीटर का इस्तेमाल गर्मी, विकिरण और माइक्रोवेव ऊर्जा का पता लगाने और मापने के लिए किया जाता है। किसका? तो बोलोमीटर का। एमीटर के बारे में तो सब जानते हैं, जो साइंस पढ़े हैं, और देख लेते हैं इसका उपयोग जो है सो किसी विद्युत परिपथ, ये तो 10 में ही सबको याद हो जाता है, 9-10 में ही एमीटर के बारे में। विद्युत परिपथ सर्किट में बहने वाली विद्युत धारा, करंट को मापने के लिए किया जाता है, जिसे एम्पियर में मापा जाता है। इसका यूनिट क्या हो जाता है? एम्पियर। और जिससे ये मापा जाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? तो एमीटर बोलते हैं। ठीक है, अमीटर। फ्लक्स मीटर भी 10th में ही याद हो जाता है सबको। तो फ्लक्स मीटर क्या है? तो इसका उपयोग मुख्य रूप से चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन, फ्लक्स को मापने के लिए किया जाता है, और यह विभिन्न अनुप्रयोगों में उपयोगी है, जैसे कि चुंबकीय सामग्री की जांच, हिस्टैरिसीस लूप का अध्ययन, और फेरोमैग्नेटिक सामग्री का क्या करना? पता लगाना। ठीक है, तो ये हो गया फ्लक्स मीटर का वर्क। एमीटर देख लिए हम लोग, बोलोमीटर भी देख लिया, और पायरोमीटर के बारे में भी हम लोगों ने जान लिया। तो ये आपका रहा आज का 10 प्रश्न। आप खुद से कमेंट करके बताइए ये सिर्फ 10 प्रश्न है या 10 प्रश्न से रिलेटेड और जितने भी प्रश्न बन सकते हैं ये उतना प्रश्न है। तो कितना प्रश्न हुआ ये काउंट करके आप बताइए। भले ही ये 10 प्रश्न है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो ये 100 प्रश्न है। 100 प्रश्न भी मैं कम बता रहा हूँ, ये 100 प्रश्न से ज़्यादा ही प्रश्न है। तो कैसे लगा आप ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।